बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, लास्ट ईयर मैंने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 अपलोड कर दी थी। अब मैं इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 साथ ही इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज 2.5 एंड 2.6 ये भी अपलोड कर दूंगा। तो आए पहले एक्सरसाइज 2.1 से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं चैप्टर 2 की, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, पहले हम वो पढ़ते हैं। तो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ये वाली ब्रैकेट्स जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये वाली लेते हैं मैट्रिसेस में, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, कुछ राइटर्स आथर्स ये वाली भी ब्रैकेट्स लेते हैं, छोटी ब्रैकेट्स, लेकिन मैट्रिसेस में हम ज्यादातर ये वाली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एनक्लोज विद दिस ब्रैकेट। इन उन नंबर्स को इन ब्रैकेट्स के साथ एनक्लोज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट रो है 173, सेकंड रो है 206। अभी बच्चों मैंने बोला कि रो होती है मैट्रिक्स में, तो अगली डेफिनेशन यही है, रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन मैं बताता चलूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर ये जो नंबर्स होंगे ये रियल नंबर ही हों। अंदर बेटा मैट्रिसेस के अंदर रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और मैट्रिसेस के अंदर इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा अंदर रियल नंबर्स ही होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है रो ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर दो तरह की अरेंजमेंट होती है, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और एक इस तरह से वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। तो वो अरेंजमेंट जो मैट्रिसेस के अंदर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, तो उन नंबर्स को या उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? रो ऑफ मैट्रिक्स। यही बात लिखी, द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रो ऑफ मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर यही मैट्रिक्स है, तो इसमें बेटा रोज क्या होंगी? ये इस फॉर्म में ये रोज हैं, ये वाली, ये पूरी रो है, फिर ये पूरी रो है। रो को इन शॉर्ट हम आर से लिखते हैं, पूरा बोलें तो पूरा लिखें तो रो, तो ये R1 रो 1 और ये R2 होगा यानी रो 2। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यूं जो है ये हम रोज लेते हैं। कॉलम क्या है? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। यूं वर्टिकली जब हम उसको कंसिडर करेंगे तो वो कॉलम होगा मैट्रिसेस के अंदर। ये वर्टिकल फॉर्म में जो है ये कॉलम 1 है, ये पूरा कॉलम 1 है, C स्टैंड्स फॉर कॉलम। ये पूरा 70 ये कॉलम 2 है और ये 36 ये क्या है? कॉलम 3। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब हम देखेंगे तो वो रो कहलाएगी, और वर्टिकल अरेंजमेंट या वर्टिकल फॉर्म में मैट्रिसेस में जो नंबर्स पड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। ये टर्म भी कभी कभी यूज करते हैं आथर, तो दैट्स वाई ये भी मैंने साथ लिख लिया। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? The total number of rows and column in a matrix is called order of matrix. Students, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल जो रो होती हैं और टोटल जो कॉलम्स होते हैं वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाते हैं? ऑर्डर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसका ऑर्डर होगा, पहले हम रो लिखते हैं, तो रोज हैं इसमें 3, कॉलम्स कितने हैं? 2, 3 क्रॉस 2। इसको रीड करते हैं, अभी आगे मैंने यही लिखी है चीज। तो इसको बोलते कैसे हैं? 3 क्रॉस 2। सिमिलरली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? रोज देखें, पहले हम हमेशा रोज लिखते हैं, तो रोज हैं 2, कॉलम्स हैं 3, तो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। तो नेक्स्ट मैंने नोट में यही बात लिखी है, क्या? इन जनरल इफ अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज, यानी फर्ज कर लो उसमें टोटल रोज की तादाद, एक जनरल नंबर मैंने लिख दिया m कोई भी नंबर होगा, ये नेचुरल नंबर होगा, यानी काउंटिंग होगी 1 2 3 4 इस तरह से, क्योंकि रोज की तादाद ये इस तरह से नेचुरल फॉर्म में होगी। एंड n
नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रोज उसमें m है और कॉलम फर्ज कर लो उसमें n है, ये n भी कोई नेचुरल नंबर होगा। देन इट्स ऑर्डर, फिर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। m यानी m इसमें रोज होंगी और n इसमें कॉलम होंगे, तो इसको ऐसे लिखा करेंगे। और रीड कैसे करेंगे, रीड एज, एंड इट इज रीड एज m क्रॉस n। या तो यूं रीड करते हैं या फिर यूं रीड करते हैं m बाई n। बेहतर है हम m क्रॉस n रीड करेंगे, लेकिन आप m बाई n भी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन, बुक के लिहाज से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं जो तरतीब बुक में है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इक्वलिटी इक्वल से निकला है, इक्वल। तो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होंगे, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी उनकी बिल तरतीब एंट्रीज या एलिमेंट्स। मैट्रिसेस के अंदर स्टूडेंट्स ये जो चीजें पड़ी होती हैं ना, ये जो नंबर्स पड़े होते हैं, इनको हम एंट्रीज भी कहते हैं और इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, तो इधर मैट्रिसेस में भी हम इनको कभी कभी एंट्रीज बोल दिया करूंगा मैं, और कभी कभी एलिमेंट्स। तो इसका मतलब यही है कि जो ब्रैकेट्स के अंदर चीजें हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज या कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दे आर सेम, वो एग्जैक्टली सेम होंगे, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। सेम हो या इक्वल हो। मिसाल के तौर पे ये दो मैट्रिसेस हैं, तो आप देखें इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, कॉरिस्पॉन्डिंग से मुराद बिल तरतीब, यानी यहाँ पे जो एंट्री है पोजीशन बन रही है एग्जैक्टली इसी पोजीशन पर दूसरे मैट्रिक्स में भी 2 पड़ा हो। ये जो पोजीशन बन रही है एग्जैक्टली इसी पोजीशन पर दूसरी जगह पे भी 4 पड़ा हो। तो इस तरह से ये दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। फर्ज करो बच्चों, यहाँ पे मैं 1 की बजाय थोड़ी देर के लिए 6 लिख देता हूँ और मैं कहूँ क्या ये दो मैट्रिसेस इक्वल है? नो, आप कहेंगे नहीं सर ये इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सर 6 है और यहाँ पे ये 1 है। और डेफिनेशन क्या है कि मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगे जब उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। तो सर ये इक्वल नहीं है। तो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो, सेम हो। तो अब यहाँ पे अगेन मैंने 1 लिखा, अब ये हर एंट्री मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स के बिल्कुल एग्जैक्टली वही बराबर हो, सेम हो, तब हम कहते हैं द मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। अब आगे मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक बना दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ, आगे ये दो मैट्रिसेस इक्वल ले ली, बीच में इक्वल का निशान है, लिहाजा हम आगे क्या कहेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है। फ्रॉम हेयर वी हैव, ये जो x है, x की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। तो हमने इनको इक्वेट कर लिया, क्योंकि इक्वल का साइन है तो हमने इनको इक्वेट करके x बता दिया कि x की जगह क्या होना चाहिए, यानी x को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने बच्चों चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, देख लें मेरा आप लेक्चर, या आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। लेट बच्चों ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये 7 + 3 8 और बीच में इक्वल का साइन है, और आपको कहा जाए व्हाट शुड बी x एंड y हेयर। तो आप चूंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो क्या होना चाहिए, पहले का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, एंड पहले नंबर का इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। अब चूंकि बीच में इक्वल का साइन है, लिहाजा ये इक्वल हैं, ये मेंशन कर दिया है। सो हियर वी हैव बाय इक्वेटिंग, x को हम लिखेंगे, x को 7 होना चाहिए एंड y को क्या होना चाहिए, 3। यानी लेफ्ट साइड पे अगर x को मैं 7 रखूं और y को मैं 3 रखूं, तो तब ये मैट्रिक्स, तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही बात हमने की है कि यहाँ पे x को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेट यहाँ पे ये y लिख दिया जाए, व्हाट शुड बी x एंड y, तो हम कहेंगे y को क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 3। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जैक्टली इसी तरह का जो है एक सवाल पड़ा हुआ है एक्सरसाइज 2.2 के अंदर,
आप जाके देख लें, चेक कर लें बुक में। एक्सरसाइज 2.2 जब हम इंशाल्लाह करेंगे तो उसके क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट, उसमें एग्जैक्टली इसी तरह का सीन होगा। दो इक्वल मैट्रिसेस हैं, इक्वल का साइन है उनके बीच में, हमें कहा जा रहा होगा कि टी की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो वो क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें यही बात की जा रही। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 4 पार्ट 4। नेक्स्ट अब हम बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करते हैं। डिफरेंट मैट्रिसेस हम डिस्कस अब करेंगे। तो पहली डेफिनेशन है इस लिहाज से, पहली टाइप है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो लेकिन रोज की तादाद सिर्फ 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है 2 5 4, ये इसमें देखें तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, यानी इसमें रोज की तादाद एक ही है, तो 1 क्रॉस 3। सिमिलरली फर्ज कर लो कोई मैट्रिक्स है जिसका, तो इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर इस फॉर्म में हो, n इसमें कॉलम्स की तादाद है, यानी रो मैट्रिक्स में कॉलम जितने मर्जी हो लेकिन उसकी रो क्या हो, 1 हो। 1 क्रॉस n का मतलब है रो 1 हो लेकिन कॉलम n मीन कोई भी नेचुरल नंबर है। 1 क्रॉस 1 ये भी रो मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 2 ये भी रो मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 3 ये भी रो मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 4 ये भी रो मैट्रिक्स है। तो रो सिंगल हो, कॉलम्स जितने मर्जी हो, तो उसको हम कहते हैं दैट इज रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। अब आप डेफिनेशन खुद बना लेंगे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, कॉलम की तादाद जो है उसमें एक ही हो, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं लेकिन कॉलम 1 नहीं है। इसमें क्या है, 2 रोज हैं लेकिन कॉलम 1 नहीं है। तो कॉलम एक हो, रोज जितनी मर्जी हो, तो इन जनरल इसको कहते हैं, इसका ऑर्डर होगा n क्रॉस 1। स्टूडेंट्स ये रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स में इसमें लफ्ज वेक्टर क्यों यूज हुआ जा रहा है? स्टूडेंट्स लीनियर अलजबरा में बहुत सारे मैट्रिसेस को हम वेक्टर के सेंस में भी डिस्कशन करते हैं। ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे मैट्रिसेस को एज ए वेक्टर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, या वेक्टर्स को हम एज ए मैट्रिक्स के तौर पर ट्रीट करते हैं लीनियर अलजबरा में। ये आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे इंशाल्लाह तो उसमें ये डिस्कशन होती है कि हम मैट्रिसेस को एज ए वेक्टर ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इसलिए ये लफ्ज वेक्टर यूज हो रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? फर्दर ये टाइप्स में आगे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल हो, यानी 2 रोज है तो 2 ही कॉलम हो, 3 रोज है तो 3 ही कॉलम हो, 1 रो है और 1 ही कॉलम हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल हो, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? A matrix in which number of rows and columns are not equal। जैसे इसका बेटा ऑर्डर देखें तो ये होगा 2 क्रॉस 3, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जबकि ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये लोएस्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 1 क्रॉस 1 को, जो भी 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो सबसे लोएस्ट ऑर्डर का होगा। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन डिस्कस की तो उसमें 2 लफ्ज थे। एक लफ्ज था रेक्टेंगुलर, दूसरा लफ्ज था अरेंजमेंट। तो सम राइटर जो हैं, सम ऑथर अरेंजमेंट की बजाय लफ्ज अरे यूज करते हैं, अरे। तो अरे या अरेंजमेंट एक ही बात है, अरे का मतलब ही अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट से मुराद कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट, कोई एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट। जब भी मैट्रिसेस में हम कोई ख़ास अरेंजमेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लफ्ज़ जो है ये
अरे का वर्ड यूज हो रहा है। अरे मीन सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल वाइज एंड वर्टिकल वाइज जो अरेंजमेंट होती है वो सिस्टमेटिकली या एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। तो वहां पे जो लफज है अरेंजमेंट की बजाय पर्टिकुलर वर्ड यूज हो रहा है अरे, तो मैंने अरे की बजाय अरेंजमेंट वर्ड यूज कर लिया, एक ही मतलब है। वहां पे दूसरा लफज था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स याद रखें, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब हम अरेंजमेंट को ऐसे जोड़ते हैं, ये जो अरेंजमेंट है इसको ऐसे हम इस फॉर्म में जोड़ें तो एक रेक्टेंगल बन रही होती है, ये शेप रेक्टेंगल बन रही होती है। तो अगर रेक्टेंगल शेप बने तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर ऐसे स्क्वायर शेप बने तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो उसमें ऑर्डर सेम होता है, लेकिन याद रखो बच्चों, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो स्क्वायर के अंदर पड़ी हुई हैं। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दो काफी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मेन मैं बता देता हूं। रेक्टेंगल में ये होता है कि उसमें अपोजिट लेंथ इक्वल होती हैं। ये लेंथ इसके इक्वल होती है, इस साइड की लेंथ इस साइड के इक्वल होती है। तो स्क्वायर में भी अपोजिट लेंथ तो इक्वल ही होती है, क्योंकि चारों लेंथ स्क्वायर में सेम होती हैं, लिहाजा अपोजिट लेंथ भी इक्वल होंगी स्क्वायर में। फिर रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये कॉर्नर्स पे एंगल 90 है। स्क्वायर में भी कॉर्नर्स पे एंगल 90 है। और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल की जो स्क्वायर में मौजूद होती हैं। तो हर स्क्वायर जो है रेक्टेंगल होती है, लेकिन हर रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होती। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर में जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दैट्स व्हाई डेफिनेशन मैट्रिक्स के उसके अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लफ्ज यूज हो रहा है कि कोई मर्जी मैट्रिक्स हो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जरूर होगी। चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको भी हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सेंस में ले सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की तमाम प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ईच एंट्री, जिसके अंदर तमाम की तमाम हर एंट्री जो है वो क्या हो? जीरो हो। अंदर जो एंट्रीज पड़ी होती हैं वो सारी की सारी क्या हो? जीरो एंट्री हो। तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या है? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको इन शॉर्ट हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो नोटेशन है ये कैपिटल ओ। नल मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होगी? कैपिटल ओ से। इसको चाहे जो मर्जी ऑर्डर है हम इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट या नोटेशन इसकी बनाते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के अंदर दो तरह के डायगोनल हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो हर रेक्टेंगल में बच्चों दो तरह के डायगोनल होते हैं। स्क्वायर में भी दो तरह के डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स, मैंने इन जनरल इसकी डेफिनेशन से पहले ये एक मैट्रिक्स लिखा है 4x4 का, ये जनरल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स इसको यूं रीड करते हैं A11, A12, A13, A14। इन शॉर्ट हम यूं बोल रहे होते हैं A11, A12, लेकिन सही बोलें तो यूं बोलते हैं A12 को यूं बोलेंगे A sub 1 2। बेसिकली ये जो नीचे नंबर होता है, ये कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं इसको बड़ा जल्दी समझ जाएंगे। ये जो नीचे नंबर होता है ये सबस्क्रिप्ट होता है। तो पूरा लफ्ज तो है सबस्क्रिप्ट, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म में हम बोल रहे होते हैं A sub 1 2। सिमिलरली फर्ज कर लो मैं लिखता हूं A13, तो इसको बोलेंगे A sub 1 3। लेकिन इसका मतलब क्या होता है सर? ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा होता है इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट हम लिखते हैं, फर्ज कर लो ऐसे हमने लिख दिया A12, तो बेसिकली ये जो नीचे वाला ये नंबर है सबस्क्रिप्ट, ये उस एलिमेंट की लोकेशन बता रहा होता है, ये उस एलिमेंट की पोजीशन बता रहा होता है, ये उस एलिमेंट का एड्रेस बता रहा होता है। एड्रेस यानी पता कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमें उसकी पूरी डिटेल या एड्रेस लोकेशन बता रहा होता है। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लो ये वाला एलिमेंट है
तो ये इसकी पोजीशन बन रही है A11, यानी एलिमेंट सिचुएटेड, A11 का मतलब होगा एलिमेंट सिचुएटेड एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 एलिमेंट सिचुएटेड एट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, इसकी पोजीशन को A21 सॉरी। तो इट मीन एलिमेंट सिचुएटेड एट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसकी पोजीशन होगी A22 एलिमेंट सिचुएटेड एट प्रेजेंट एट सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट होते हैं बच्चों, ये उस एलिमेंट की लोकेशन, ये उस एलिमेंट की पोजीशन, या ये उस एलिमेंट का एड्रेस बता रहे होते हैं कि इनफैक्ट एलिमेंट पड़ा कहाँ पर है। तो इन जनरल अगर मैं AIJ बोलूं या AIJ लिखूं तो इट मीन एलिमेंट सिचुएटेड या प्रेजेंट एट ith रो एंड jth कॉलम। ये जनरल मैथमेटिशियन जब जनरली लिखते हैं ना पोजीशन को, तो AIJ से लिखते हैं। आई मीन कोई भी रो हो सकती है, J कोई भी कॉलम हो सकता है, यानी I यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, या J यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है पोजीशन के लिहाज से। तो यहाँ पे बच्चों ये जो है A11 मीन एलिमेंट प्रेजेंट एट फर्स्ट रो, A12 मीन एलिमेंट प्रेजेंट एट फर्स्ट रो, A11 mean element present at first row first column, element present at first row second column, element present at first row third column, element situated at first row fourth column, element situated at present at second row first column। इस तरह से ये उसकी पोजीशंस को बता रहे होते हैं। तो बेसिकली दो डायगोनल्स होते हैं किसी भी रेक्टेंगल में या स्क्वायर में, दैट्स वाई मैट्रिसेस में भी दो डायगोनल्स होते हैं। कौन से? एक ये वाला डायगोनल, दूसरा डायगोनल अभी मैं बाद में बनाता हूं या बताता हूं। ये वाला जो डायगोनल है बच्चों, जो यूं ऊपर से नीचे आता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। ऐसा डायगोनल जो इस फॉर्म में है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल पे एंट्रीज किस तरह की होती हैं बच्चों, आप चेक कर लें। ऐसी एंट्रीज जिसमें ये I और J इक्वल हो, अभी मैंने ये मिटाया ना IJ, यानी पहली एंट्री और दूसरी एंट्री सेम हो, इक्वल हो, तो ऑल द एंट्रीज वेयर सबस्क्रिप्ट आर इक्वल। ऐसी तमाम एंट्रीज जिसमें ये सबस्क्रिप्ट यानी नीचे वाले जो नंबर्स हैं ये क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, दोनों इक्वल हो, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4। इस तरह की जो एंट्री हैं दे फॉर्म मेन डायगोनल एंट्रीज। द एंट्रीज वेयर सबस्क्रिप्ट आर इक्वल और सेम, सच एंट्रीज फॉर्म मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, जैसे ये वाली एंट्रीज है। लेकिन वो एंट्रीज जो इस फॉर्म में है, ये वाला जो डायगोनल है, ये बच्चों सेकेंडरी डायगोनल है। ये वाली एंट्रीज A14 इसके अपोजिट एंड पे इधर A41 है, यानी इस डायगोनल में जो सेकंड एंट्री है तो इधर सेकंड लास्ट एंट्री इसका रिवर्स होगी। रिवर्स से मुराद ये ट्रांसपोज फॉर्म होती है। A14 है तो इधर A41, ये 2 3 है तो इधर A31, यानी एंट्रीज जो हैं ये वाली जो हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल है। फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री ये रिवर्स फॉर्म में होगी, इधर सेकंड एंट्री और इधर से सेकंड लास्ट एंट्री ये रिवर्स फॉर्म में होंगी। फर्ज कर लो आप 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें ये चीजें और वाज़ेह होंगी। तो ये सेकेंडरी डायगोनल में ज्यादा डिस्कशन कोई खास नहीं होती है। हम इंशाल्लाह आगे जितनी भी बातें करेंगे वो इस मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल पर करेंगे। और इसको इन शॉर्ट कभी कभी मैं सिर्फ डायगोनल बोलूंगा तो डायगोनल से मेरे मुंह से जब भी कभी कभी डायगोनल निकलेगा तो डायगोनल से मुराद मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल ही होगा। हम सेकेंडरी डायगोनल पर कभी नहीं डिस्कशन करेंगे। और सेकेंडरी डायगोनल में एक और बात भी है, वो देख लेना, बुक से आप पढ़ लेना, चेक कर लेना बच्चों। ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इसमें जैसे जैसे हम इधर से यानी नीचे आ रहे होते हैं तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो बढ़ रहा होगा, यानी I एंट्री जो है, I नंबर जो है वो बढ़ रहा होता है, और J नंबर जो है यानी दूसरा नंबर जो है वो जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं वो कम हो रहा है। पहला पहला नंबर बढ़ रहा है, पहली पहली जो ये चीज है ये बढ़ रही है जो रो को शो कर रही है,
और दूसरा नंबर जो कॉलम को शो कर रहा होता है वो ज्यादा हो रहा होता है। ये घट रहा है, पहला एलिमेंट नंबर घट रहा है, पहला नंबर घट रहा है, दूसरा नंबर बढ़ रहा है। तो इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं जिसमें पहला नंबर बढ़ता जाए, दूसरा नंबर घटता जाए, वो तमाम एंट्रीज या वो तमाम पोजीशंस किसकी होती हैं? वो सेकेंडरी डायगोनल की पोजीशंस होती हैं। द एंट्रीज दीज वन फॉर्म सेकेंडरी डायगोनल। तो आगे ये नोट है जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि हम जब भी डायगोनल पर डिस्कशन करेंगे तो डायगोनल का मतलब होगा प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। हम उसको इन शॉर्ट डायगोनल ही बोलेंगे। सेकेंडरी डायगोनल को हम नहीं डिस्कशन करेंगे। यहां सिर्फ दोनों डायगोनल्स का वो कंपैरिजन करने के लिए सेकेंडरी डायगोनल को भी डिस्कस किया गया है कि ये मेन डायगोनल है तो ये क्या होगा, फिर अदर डायगोनल जो है सेकेंडरी है। तो हमारी डिस्कशन बच्चों सिर्फ इस मेन डायगोनल पर ही हुआ करेगी। मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या उसको इन शॉर्ट में क्या बोलूंगा, डायगोनल। तो अगली डेफिनेशंस जो हैं इसी मेन डायगोनल पर ही हैं। अगली जो बातें हम करेंगे मेन डायगोनल पर ही। मजीद इसकी जो टाइप्स अगली हम डिस्कस करेंगे उसमें तमाम बातें जो होंगी वो मेन डायगोनल पर ही डिस्कस की जा रही होंगी। स्टूडेंट्स, अब ये जितनी भी डेफिनेशन ये वाली हैं अभी मैं कराने लगा हूं, ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज एक्सेप्ट मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं? आर जीरो एंड मेन डायगोनल एंट्रीज हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट। यानी मेन डायगोनल एंट्री में कम से कम एक एंट्री ऐसी हो इन तीनों के अंदर के वो जीरो ना हो, नॉन जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज यानी डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जितनी भी हैं, मेन डायगोनल के ऊपर जितनी भी एंट्रीज हैं वो क्या हैं? ऊपर नीचे सारी की सारी जीरोज हों। मेन डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी हो कम से कम जो नॉन जीरो, इसमें दो नॉन जीरो है, इसमें एक नॉन जीरो, इसमें तीनों नॉन जीरो है, तो कम से कम एक एंट्री जो है वो क्या हो? नॉन जीरो। फर्ज कर लो ये भी जीरो हो जाए तो ये फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, इसकी तो सारी एंट्री सेम हो जाएंगी, इसकी सारी एंट्री जीरो हो जाएंगी, वो नल मैट्रिक्स होगा। तो कम से कम एक एंट्री जो है वो क्या है? वो नॉन जीरो हो। या यूं भी याद रख लें डी से डायगोनल, डी से डिफरेंट, तो डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट हो, लेकिन अगर यही डायगोनल एंट्री सेम हो जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। एस से स्केलर, एस से सेम। डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्री सेम हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। बहरहाल आगे चले, मैथमेटिकली इसको डायगोनल मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे बच्चों? ये जो सिंबल है ना, ऐसे एलिमेंट ए आई जे जनरल लिखकर साथ ऊपर ब्रैकेट डाल दें तो वो फिर मैट्रिक्स बन जाता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n मीन स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे जीरो हो, जब i इज नॉट इक्वल टू j, एंड ए आई जे ये जीरो ना हो इफ i इक्वल टू j। इसका क्या मतलब होता है इस चीज का? ये मैं इधर साइड पर लिखकर समझाता हूं। ये मैं चीज बच्चों जनरली यहां लिख देता हूं। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, 24, A31, 32, 33, 34, यहाँ पे A41, A42, A43, A44। 4 क्रॉस 4 का लिखूंगा तो ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो यहां से ये मतलब देख लो, अब तमाम डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। अगर मैं लिखूं ना ए आई जे एंड आई इक्वल टू जे, तो इसका मतलब होता है डायगोनल एंट्रीज। ए आई जे, आई इक्वल टू जे, इसको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। क्या मतलब? आई को 1 रखो, जे को भी 1 रखो, आई इक्वल टू जे, तो ये एंट्री बनेगी A11।
आई को 2 और जे को भी 2 तो ये एंट्री बनेगी A22, आई को 3 और जे को भी 3 तो ये एंट्री बनेगी A33, आई को 4 जे को भी 4 तो ये एंट्री बनेगी A44। तो सारी एंट्रीज वो जिनमें आई और जे इक्वल होता है उनको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। तो ये मेन जो डायगोनल एंट्रीज होंगी इसके लिए कंडीशन होती है कि ए आई जे आई इक्वल टू जे हो, तो मेन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो वो कहते हैं मेन डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये जीरो ना हो। ए आई जे का मतलब आई इक्वल टू जे, ए आई जे आई इक्वल टू जे इसका मतलब है मेन डायगोनल एंट्रीज। तो मेन डायगोनल एंट्री जीरो ना हो, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो तो वो एंट्री जीरो। जब आई नॉट इक्वल टू जे तो वो एंट्रीज क्या होती हैं, ये अदर देन मेन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ये बात आई इज नॉट इक्वल टू जे इसको कहते हैं एंट्रीज अदर देन मेन डायगोनल। ये नीचे वाली ये वाली एंट्रीज अदर देन मेन डायगोनल और इन एंट्रीज को बोलते हैं एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल। आई इक्वल टू जे का मतलब है एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल। I1 J1 I2 J2 I इक्वल टू जे ये मेन डायगोनल एंट्रीज हैं। बाकी तमाम एंट्रीज को कहते हैं एंट्रीज अदर देन डायगोनल। उनके लिए फिर आई और जे इक्वल नहीं होता। आई और जे इक्वल नहीं होने का मतलब ये बच्चों देखो ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इनके अलावा कहीं भी देखें तो आई और जे इक्वल नहीं है। ये देखो ना इन सब में आई और जे इक्वल नहीं है, इधर भी देखें आई और जे इक्वल नहीं है। सिर्फ इस डायगोनल एंट्रीज मेन डायगोनल एंट्रीज में आई इक्वल टू जे है। तो आई इक्वल टू जे का मतलब है मेन डायगोनल एंट्रीज एंड आई इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब है एंट्रीज अदर देन मेन डायगोनल। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि वो एंट्रीज जो मेन डायगोनल की एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी जीरो ना हो एटलीस्ट, ये आगे लिखा हुआ है, और एटलीस्ट 1 आई इक्वल टू जे, यानी कम से कम एक एंट्री जो है वो जीरो ना हो। और जब आई इक्वल टू जे हो तो उसमें जो है वो सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। ए आई जे इफ आई इक्वल टू जे। स्टूडेंट्स मैं इसको हटा रहा हूं, इसको कहते हैं एंट्रीज अदर देन डायगोनल और इसको कहते हैं एंट्रीज ऑफ डायगोनल। एंट्रीज ऑफ डायगोनल, तो एंट्रीज ऑफ डायगोनल दैट शुड बी जीरो फॉर एटलीस्ट 1 आई इज इक्वल टू जे, यानी कम से कम एक एंट्री जो है वो जीरो ना हो। एंड ये वाली सारी एंट्रीज क्या हो जो अदर देन डायगोनल है वो क्या हो, जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की बच्चों ये मैथमेटिकल फॉर्म है। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब है बच्चों, इसको पहले मैं ऐसे लिखता हूं, आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे आई इक्वल टू जे। मैं इधर आगे अभी कुछ नहीं लिखता हूं, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये एंट्रीज कौन सी हैं। बच्चों नीचे पहले देख लो, ये वाली एंट्रीज जहां आई इक्वल टू जे है उनको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज मेन डायगोनल एंट्रीज दे शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डायगोनल एंट्री जीरो ना हो और इनको कहते हैं एंट्रीज अदर देन डायगोनल। जब आई नॉट इक्वल टू जे हो तो इसका मतलब है एंट्रीज अदर देन डायगोनल मेन डायगोनल, तो दैट शुड बी जीरो, इसका ये मतलब है। तो ये देख सकते हैं डायगोनल अदर देन, एंट्रीज अदर देन डायगोनल ये वाली और ये वाली ये जीरो हैं, एंट्रीज अदर देन डायगोनल। लेकिन डायगोनल एंट्रीज ये जीरो ना हो या कम से कम इनमें एक एंट्री जो है वो जीरो ना हो। नेक्स्ट देखें स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये स्केलर मैट्रिक्स इट इज टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal entries must be same। ऐसे स्केलर ऐसे सेम, डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो। इट मीन जीरो की बजाय ये यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है। सेम को दूसरे लफ्जों में फिक्स कह लो। डायगोनल एंट्रीज दैट शुड बी फिक्स और दैट शुड बी सेम, यानी के की बजाय के कोई जनरल नंबर है, इधर के की बजाय कोई पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, जैसे ये 777 इस तरह से फर्ज कर लो 22 हो सकता है। ये बच्चों जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, तो उसमें फिर यही डेफिनेशन यहां जीरो की बजाय इसमें क्या लिखेंगे, के।
एंट्रीज अदर देन मेन डायगोनल वो सारी जीरो होंगी, बट डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, वो मेन डायगोनल एंट्रीज वो क्या होंगी, फिक्स होंगी। कभी कभी मैं डायगोनल बोलूंगा तो इसका मतलब मेन डायगोनल ही होगा, तो ये के होनी चाहिए यानी फिक्स होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज स्केलर मैट्रिक्स, टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी वन, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज यानी मेन डायगोनल एंट्री इन विच ऑल द मेन डायगोनल, डायगोनल या मेन डायगोनल लफ्ज बोला जाए एक ही मतलब है, इन विच द all the main diagonal entry that should be one is called identity matrix. Students, identity matrix का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी होता है। कभी भी बच्चों यूनिट बेसिकली वन से कनेक्टेड होता है, जैसे यूनिट मैट्रिक्स, जैसे यूनिट वेक्टर, तो उसकी मैग्नीट्यूड वन होती है। तो जब भी लफ्ज कहीं भी आ जाए यूनिट तो उसका कनेक्शन वन से होगा। तो यहाँ यूनिट मैट्रिक्स का वन से क्या कनेक्शन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हो, वन हो जाए। अब इसी को देखें, यहां से ये के की बजाय यहां पे क्या होगा, वन होगा, यानी के की बजाय। देखो ये चीज तो तीनों में आ रही है, ये चीज तो तीनों में आ रही है ये वाली, और इसका मतलब है एंट्रीज अदर देन मेन डायगोनल, तीनों में देखें एंट्रीज अदर देन मेन डायगोनल वो क्या है, जीरो है। बट इसमें ए आई जे दैट इज वन इफ आई इज इक्वल टू जे, इसमें ए आई जे दैट इज के इफ आई इक्वल टू जे, और इसमें नॉट इक्वल टू जीरो, ये फर्क है। तो बच्चों सुन लो, जरा तवज्जो से देख लें, बात को गौर से समझ लें। फर्ज कर लो यहां ये जो बड़ी वैल्यू है इसको मैं कह रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये स्केलर मैट्रिक्स, और इसके अंदर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं बताता हूं, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होता है, डायगोनल भी होता है। ये देखो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो कह रहा है इट इज स्केलर मैट्रिक्स, और हर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल भी होता है, क्योंकि स्केलर की डेफिनेशन है डायगोनल। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होता है और डायगोनल भी होता है। वो क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बेटा ये कंडीशन तो है ना, यानी एंट्रीज अदर देन मेन डायगोनल दैट शुड बी जीरो। तो डायगोनल में तो यही मेन बात है ना, असल बात है कि क्या एंट्रीज अदर देन डायगोनल दैट शुड बी, एंट्रीज अदर देन डायगोनल दैट शुड बी जीरो। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी ये डेफिनेशन पड़ी है। अच्छा, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होता है और डायगोनल। अब आगे चलें, स्केलर मैट्रिक्स, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होता है क्या, इसमें भी ये कंडीशन तो पड़ी है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर को मैं कह चुका हूं, और डायगोनल मैट्रिक्स तो यही है, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होता है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में ये कंडीशन तो पड़ी है ना, एंट्रीज अदर देन डायगोनल दैट शुड बी जीरो। तो एंट्रीज अदर देन डायगोनल जब भी जीरो हो तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी नहीं कि वो स्केलर हो, डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी नहीं कि वो आइडेंटिटी हो, लेकिन हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल भी होता है, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होता है, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होता है। ये मतलब सुपर फॉर्म है, जैसे ये डेफिनेशन से भी पता है। जैसे मैं यूं एग्जांपल दे सकता हूं कि हर बारिश सबब है बादल का, लेकिन सारे बादल हमेशा बारिश नहीं देते, बारिश नहीं बनाते, बरसते नहीं हैं। तो ये यूं बात समझ लें। और भी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं इसकी। आगे देखें, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले फिर मैं यहां पर आऊंगा, ये मैं बात समझाऊंगा। तमाम बच्चे जरा गौर से देखें। बच्चों, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स से पहले मैं एक बात समझाने जाता हूं। ये मेन डायगोनल एंट्रीज हैं, इनमें आई और जे इक्वल होता है, लेकिन मेन डायगोनल एंट्री से ऊपर देखें ना, यहां मेन डायगोनल एंट्री से ऊपर देखें तो इनमें आई जो है वो आई लेस देन जे है। एंट्रीज अबव डायगोनल इन सब में देखें तो आई लेस देन जे। आई लेस देन जे का क्या मतलब है, इनफैक्ट बच्चों ए आई जे को जब हम लेते हैं तो आई मीन पहला नंबर, जे मीन दूसरा नंबर, या यूं भी कह सकते हैं आई रो को शो कर रहे होते और जे कॉलम को। तो इन सब में देखें, यहां पे देखें तो आई वन और जे टू है, आई
लेस देन जे। इसमें देखें I1 और J3 I लेस देन जे। इन सब एंट्रीज में मेन डायगोनल से ऊपर वाली जितनी भी एंट्रीज हैं इन सब में देखें तो I लेस देन जे है। तो यही बात अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में है। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने बोला कि ये तमाम डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस कर रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज लाइंग बिलो मेन डायगोनल, मेन डायगोनल से नीचे सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। ऑल द एंट्रीज लाइंग बिलो डायगोनल, मेन डायगोनल के नीचे नीचे सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो उसको कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। दूसरे लफ्जों में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है इफ Aij इक्वल टू 0 व्हेन I इज ग्रेटर देन J। अब यहां पे देखें तो इनमें I ग्रेटर देन J है। इस नीचे वाले पोर्शन में देखें ना, मेन डायगोनल से नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें I ग्रेटर देन J है। तो वो तमाम एंट्री जीरो हैं जब I ग्रेटर देन J है। मेन डायगोनल से नीचे नीचे ये सारी एंट्रीज देखो ये जीरो। मेन डायगोनल से बच्चों नीचे नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी क्या हैं, जीरो हैं। और ट्राइंगल ऊपर बन रही है, ट्राइंगल ऊपर बनेगी और जीरोस नीचे। नाम से जीरोस जो हैं वो अपोजिट नाम से पड़ी हैं। क्या मतलब, नाम है अपर ट्राइंगुलर, जीरोस नीचे हैं। नाम है लोअर ट्राइंगुलर, जीरोस ऊपर है। मैं ये बात अभी दोबारा इसके बाद दोहराता हूं। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज लाइंग अबव मेन डायगोनल आर जीरो। मेन डायगोनल से ऊपर ऊपर सारी की सारी एंट्रीज क्या हैं, वो जीरो हो। मेन डायगोनल से ऊपर ऊपर सारी की सारी एंट्रीज क्या है, जीरो। अब मेन डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज के लिए ये कंडीशन है I लेस देन J। तो तमाम एंट्रीज जहां I लेस देन J है वो क्या है, जीरो है। यानी डायगोनल के ऊपर वाली एंट्री जीरो होंगी और ट्राइंगल नीचे बन रही है। ये देखिए ट्राइंगल नीचे बन रही है। तो जीरोस नीचे हो तो नाम है अपर ट्राइंगुलर, जीरोस ऊपर हो तो नाम है लोअर ट्राइंगुलर। यानी जीरोस जो है नाम से अपोजिट साइड पर पड़ी होंगी, उसके बरअक्स नाम है लोअर ट्राइंगुलर, जीरोस ऊपर होंगी। नाम है अपर ट्राइंगुलर, जीरोस नीचे होंगी। किसके नीचे या ऊपर, मेन डायगोनल के नीचे या मेन डायगोनल के ऊपर जीरोस होंगी। क्या, फिर रिपीट करूं, नाम है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जीरोस मेन डायगोनल से नीचे होंगी। अपर से लफ्ज अपर से अपोजिट देखें, अपर ऊपर, जीरोस नीचे। लोअर नीचे वाला, जीरोस ऊपर। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जीरोस ऊपर होंगी और ऊपर वाली तमाम एंट्रीज के लिए बच्चों ये कंडीशन है, तमाम ऐसे एलिमेंट जिन पे ये कंडीशन है वो क्या है, जीरो है। ये देख लो डायगोनल के ऊपर, और डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज पे ये कंडीशन है तो वो यहां जीरो होंगी। जबकि इनके लिए I इक्वल टू J होता है। तो अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर के लिए ये बात है। स्टूडेंट्स बुक पर देखें, अगर आप पेज है बच्चों 36, इसमें ये लिखी हुई है डेफिनेशन, सिर्फ लिखा हुआ है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये तो है ना लोअर ट्राइंगुलर या अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर लोअर, लेकिन बुक में सिर्फ लिखा हुआ है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो वो ये कह रहे हैं, डेफिनेशन में बोल रहा हूं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज आइदर अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज आइदर अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर ट्राइंगुलर है, जैसे ये देखो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसको ट्राइंगुलर भी कहेंगे। ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। यानी चाहे कोई मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर है, चाहे कोई मैट्रिक्स लोअर ट्राइंगुलर है, उसको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक और बात भी बताता चलूं स्टूडेंट्स,
हर डायगोनल मैट्रिक्स वो अपर ट्राइंगुलर भी है और लोअर ट्राइंगुलर भी है। हर डायगोनल मैट्रिक्स देखो ना, ये इसके ऊपर और नीचे वाली एंट्रीज एट ए टाइम दोनों जीरो है। सिर्फ ऊपर वाली एंट्री जीरो हो तो दैट इज लोअर ट्राइंगुलर, सिर्फ नीचे वाली एंट्री जीरो हो तो दैट इज अपर ट्राइंगुलर। लेकिन इसमें तो एट ए टाइम दोनों जीरोस हैं, डायगोनल के ऊपर वाली जीरोस हैं, डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज भी जीरोस हैं। लिहाजा डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर ट्राइंगुलर एज वेल एज लोअर ट्राइंगुलर। सिमिलरली स्केलर मैट्रिक्स ये भी बोथ है, अपर ट्राइंगुलर भी है एंड लोअर ट्राइंगुलर। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है, अपर ट्राइंगुलर भी है और लोअर ट्राइंगुलर भी है। जबकि ये मैट्रिक्स या सिर्फ अपर ट्राइंगुलर है, जबकि ये मैट्रिक्स सिर्फ लोअर ट्राइंगुलर है, लेकिन ये वाले जो हैं अपर ट्राइंगुलर भी है एज वेल एज लोअर ट्राइंगुलर भी है। स्टूडेंट्स, ये बड़ी दो अहम डेफिनेशनें हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू ज़रूर फेडरल बोर्ड में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं उनमें ज़रूर इनमें से एमसीक्यू एक आध ज़रूर आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने अभी बोला कि ये अभी जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस कर रही हैं। A square matrix A will be symmetric matrix if A transpose equal to A. Students, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी होगी कि जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो हट के ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही बने, यानी आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज अगेन वही मैट्रिक्स बने। स्टूडेंट्स, बेसिकली सिमेट्रिक लफ्ज़ सिमेट्री से निकला है, सेम से, और सेम का मतलब है एक जैसा, यानी हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें और वापस वही उसी जैसा ही मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स मिल जाए, बन जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज ये बच्चों मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये तो अगेन वही मैट्रिक्स बन गया। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बन जाए, ये अगेन ए बन गया, इट मीन ए इज सिमेट्रिक। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो क्या है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं स्टूडेंट्स इससे हटकर जरा पहले ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है वो बता दूं। सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, वट एवर इज द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं। सपोज कोई ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर टी। यहाँ जो ए के ऊपर टी है ये जस्ट नोटेशन होगी ट्रांसपोज की, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम। ये जो 80 है ये कैसे हासिल होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। किसी मैट्रिक्स ए की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रोज में, दोनों में से एक काम करना है, या रोज को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करें, तो ये मैट्रिक्स ए टी जो है ये ए का ट्रांसपोज बन जाता है। मैं इससे हटकर एक बात बताता हूं। फर्ज कर लो 170248369। बच्चों, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो इसमें होता बेसिकली क्या, जरा सुनना गौर से। रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं। फिर नई बात इसमें क्या है सर, गौर कीजिएगा। जब भी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इसमें बच्चों जो डायगोनल एंट्रीज है, मेन डायगोनल एंट्रीज, ट्रांसपोज के बाद भी वो अपनी पोजीशन पर ही पड़ी होंगी, लेकिन एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल मीन जो डायगोनल के उस पार या इस पार है, ये आपस में एक्सचेंज हो गई है। क्या, 236 उधर चला गया एंड 708 इधर आ गया। ये देखो ना, 708 इधर आ गया, 236 उधर चला गया, 236। तो एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल ये आपस में शफल हो जाती हैं। मजीद इस बात को यहां बता देता हूं।
लेट ये जनरल कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब आपने इसका बच्चों ट्रांसपोज लिया तो ये चीज बन गई, ये रो थी ये कॉलम बन गया, ये रो थी ये कॉलम बन गया, ये रो थी ये कॉलम बन गया। तो एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल की एंट्रीज तो बच्चों अपनी जगह पर रही हैं, लेकिन A12 इधर था, ट्रांसपोज के बाद ये इधर आ गया और A21 उधर चला गया। ये देखो ना, ये आपस में एक्सचेंज हो जाती। एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल, ये वाली एंट्रीज ये बेटा आपस में एक्सचेंज हो गई हैं, शफल हो गई हैं। A12 और A21 ये आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। A13 एंड A31 ये उधर चला गया, वो इधर आ गया, ये देखो। एंड A23 और A32 ये आपस में एक्सचेंज हो गए। यहां पे भी यही काम हुआ है। एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल ये बेटा आपस में शफल हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो अगर उसको सिमेट्रिक होना चाहिए तो बच्चों ये बात याद रखें, फिर एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल अगर सेम है, ये तो डायगोनल एंट्रीज है ना, एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल ये वाली एंट्रीज ये अगर सेम हुई या होंगी, कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल ये सेम होंगी तो वो मैट्रिक्स फिर सिमेट्रिक होगा। दूसरे लफ्जों में अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होना चाहिए तो फिर उसकी एंट्रीज कैसी होंगी, उसके अंदर वाले एलिमेंट्स कैसे होंगे। सर अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी ये वाली एंट्रीज यानी एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल ये सेम होनी चाहिए। अगर सेम होंगी तो जब बच्चों हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इन्होंने आपस में शफल होना है, शफल होके दोबारा वही मैट्रिक्स या वही चीज बनेगी, तो वो फिर मैट्रिक्स क्या होगा, जरूर सिमेट्रिक होगा। क्या इस बात का मकसद या मतलब क्या था स्टूडेंट्स? फेडरल बोर्ड में ये ऐसा एक ऑब्जेक्टिव पास पेपर में आया हुआ है। क्या यूं था सवाल, विच वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका सही जवाब डी है, लेकिन कोई बच्चे को इस बात का अगर नहीं पता तो वो हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेगा और दोबारा उससे कंपेयर या इक्वेट करेगा, तो डी तक पहुंचते पहुंचते तो उसको बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन वो बच्चा जिसको इस बात का भी पता चल चुका है कि सर बलोच ने बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल के उस पार और इस पार यानी उसके अपोजिट साइड पर जो एंट्रीज हैं ये वाली, अगर ये सेम हैं तो फिर वो मैट्रिक्स जरूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इन्होंने इधर आ जाना है, इन्होंने उधर चला जाना है। अभी मैं बता चुका हूं ट्रांसपोज में एंट्री अक्रॉस डायगोनल ये आपस में शफल हो जाती हैं। इसने शफल होके यहां, इसने वहां, इसने यहां, इसने वहां, इसने यहां, इसने वहां, हट के दोबारा वही मैट्रिक्स बनेगा। तो हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए बगैर फौरन उसकी एंट्रीज को गैस या जज करते हुए हम डिसाइड कर दे वहीं पर कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इसकी निशानी क्या है, उसकी एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल वो क्या होनी चाहिए, सेम। क्योंकि जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो मेन डायगोनल, अक्रॉस डायगोनल का मतलब है मेन डायगोनल की एंट्रीज जो है वो तो ट्रांसपोज के बाद भी अपनी जगह पे रहेंगी, लेकिन एंट्रीज जो मेन डायगोनल के अक्रॉस है वो क्या होंगी, सेम होंगी, तो फिर वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यही बात लिखी हुई है मैथमेटिकली। a matrix is symmetric if its entries across the main diagonal are same। कभी कभी मैं मेन डायगोनल को डायगोनल भी बोल जाता हूं, तो मेन डायगोनल या डायगोनल मैंने अपने लेक्चर में बोला था अभी कि ये एक की बात होती है। तो एंट्रीज अक्रॉस मेन डायगोनल ये सेम। अब एंट्रीज अक्रॉस मेन डायगोनल का मतलब क्या है, I इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि I इक्वल टू जे हो तो वो तो मेन डायगोनल होती हैं। तो एंट्रीज अक्रॉस मेन डायगोनल यानी उधर और इधर वाली एंट्रीज ये वाली, इनमें I और J इक्वल नहीं है, तो ये क्या होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ी देर हटा देता हूं। इसका मतलब है एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल, इनमें I और J सेम नहीं होता, I इज नॉट इक्वल टू J, और ये सिंबल फॉर ऑल की है, तो ये सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये इसका सही ऑप्शन है।
स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। इसका या इसका एक ही मतलब है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मतलब एक ही बात है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में दो काम करने पड़ेंगे बच्चों, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सिमेट्रिक में तो एक ही काम करना पड़ता है, जस्ट ट्रांसपोज लेना पड़ता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, ट्रांसपोज भी लेना है और साथ फिर माइनस कॉमन भी लेना है। फर्ज कर लो ये एक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे, आप चेक कर लो, इसका बच्चों हमने ट्रांसपोज लिया, ये चीज बन गई। ट्रांसपोज लेने के बाद इसमें से माइनस कॉमन लिया, -1 बोल दें या सिर्फ माइनस कॉमन बोल दें, एक ही बात। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर जाके अब दोबारा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स बना, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम A, सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज को देखते साथ हम फौरन डिसाइड कर लें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका पता या निशानी क्या है, पहचान क्या है, ये जरा देखें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, ये मैंने इन शॉर्ट लिख दिया, इफ दो उसकी निशानियां या दो उसके अंदर बातें होंगी, क्या, ऑल मेन डायगोनल एंट्रीज वो जीरो होनी चाहिए, मेन डायगोनल एंट्रीज को जीरो होना चाहिए। मैं बताता हूं इसकी वजह क्या है। और दूसरी बात, एंट्रीज अक्रॉस द मेन डायगोनल दे मस्ट बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो बच्चों ये जो एंट्रीज हैं मेन डायगोनल के उस पार या इस पार, दे शुड बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये दो बातें क्यों हैं स्टूडेंट्स, पहले तो हम लेंगे इसका ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो अभी मैंने बताया कि ट्रांसपोज में ये जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं ये अपनी जगह पर ही रहती हैं, अभी मैंने बताया, और एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल ये शफल हो जाएंगी, ये वाली उधर चली जाएंगी और ये वाली इधर आ जाएंगी। अब इसमें से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो वापस वही चीज तभी बनेगी। इट मीन, गौर करना, इसने इधर आ जाना है ट्रांसपोज में, इसने इधर चले जाना है, इसने इधर आ जाना है, इसने उधर चले जाना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाएगा। और वाहिद जीरो ऐसा बच्चों नंबर है, डायगोनल एंट्री जीरो की होनी चाहिए, वाहिद जीरो ऐसा नंबर है कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वही जीरो रहता है। यानी जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल, इनका तो साइन चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोज लेने के बाद जब माइनस कॉमन लिया ना तो एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल इनका साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन जीरो का साइन नहीं चेंज होगा माइनस कॉमन लेने से, क्योंकि नेगेटिव जीरो वो जीरो ही होती है। तो फर्ज कर लो यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों 10 लिख देता हूं। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 10 अपनी जगह पे रहेगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये -10। ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं बना, लेकिन जीरो में से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो वो जीरो ही रहता है। तो डायगोनल एंट्रीज को जीरो, मेन डायगोनल एंट्रीज को जीरो इसलिए होना चाहिए कि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो जीरो ही रहेगा। ट्रांसपोज की वजह से डायगोनल एंट्री अपनी जगह पर रहेगी, लिहाजा जीरो अपनी जगह पर रहेगी, माइनस कॉमन लेने पर जीरो जीरो ही रहेगा। दैट्स व्हाई डायगोनल एंट्रीज को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। इसको इस फॉर्म में अगर आपने लिखना हो तो यूं लिखेंगे, दैट इज AIJ नेगेटिव AJI, ये फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J, एंड AIJ दैट शुड बी जीरो फॉर ऑल I इक्वल टू J। diagonal, main diagonal entries that should be zero, and entries other than diagonal they should be additive inverse of each other। ये बात बुक में लिखी हुई है। entries across the diagonal they are additive inverse of each other and entries of diagonal they should be zero। आए यहां पे अब मैं इन दो बातों से रिलेटेड मैट्रिक्स बनाता हूं, इन दो कंडीशन से। एंट्रीज ऑफ द डायगोनल दे शुड बी जीरो एंड एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल दे शुड बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब मैं दावा कर रहा हूं कि ये बच्चों मैट्रिक्स जो है
ये जरूर स्क्यू सिमेट्रिक है। मैंने इसकी एंट्रीज इस कंडीशन के मुताबिक लिख ली है। अब आप चेक कर लें, इसका ट्रांसपोज लें, फिर इसमें से माइनस कॉमन लें तो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स बनेगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होना है तो उसकी एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल सेम होनी चाहिए, ये जो मर्जी हो, इस पर कोई कंडीशन नहीं। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो उसकी एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल दे शुड बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड डायगोनल एंट्रीज क्या हो, मेन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, दे शुड बी जीरो। तो बच्चों इस लेक्चर को सुनते हुए, देखते हुए, इसको अच्छी तरह से सुन लें, देख लें, तो आपको मेरा अगला लेक्चर जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा बड़े आराम से इंशाल्लाह समझ आएगा। पहले इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुने, फिर दोबारा अगला लेक्चर तभी समझ आपको आएगा। पहले इस लेक्चर को आप अच्छी तरह सुने, फिर आप देखेंगे आपको मेरा अगला लेक्चर जिसमें मैंने एक्सरसाइज कर रहा हूँ करनी है, तो उसमें ये सारी डेफिनेशंस यूज हो रही हैं। तो 2.1 एक्सरसाइज सारी इस लेक्चर पे बेस कर रही है। पहले ये सुने, फिर इंशाल्लाह आपको उस लेक्चर की बड़े आराम से समझ आएगी। बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको डेफिनेशंस बताई थी मैट्रिसेस से रिलेटेड, उन डेफिनेशंस को सामने रखते हुए अब हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जो भी उसमें नंबर ऑफ रोज होती हैं, आगे हम साथ क्रॉस डालते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। जैसे ये देखें, पहला पार्ट है, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर होगा, इसमें रोज कितनी है 2 और इसमें कॉलम कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस 3, ये बच्चों इसका ऑर्डर है। आप चाहें तो बुक पे ये एक्सरसाइज निकाल के बुक के अंदर ये लिख लें। इसमें रोज कितनी है, पहले हमेशा रोज लिखते हैं। इसमें रोज 3 है, कॉलम 2 है। इसका ऑर्डर होगा, रोज इसमें 3 है, कॉलम 1 है, 3 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या होगा? रो इसमें 1 है, कॉलम 4 है, इसमें 4 कॉलम्स हैं, तो 1 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसका ऑर्डर, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, और अगर रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने साथ लिखा हुआ। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम और रोज जितनी मर्जी हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एक को कॉलम जितने मर्जी हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स है, जबकि ये क्या है? रो मैट्रिक्स। ये बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन आप चाहें तो इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। 1 क्रॉस 1 का जो मैट्रिक्स है ना, वो रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। फिलहाल स्क्वायर मैट्रिक्स लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये वाला क्या है मैट्रिक्स? सोचें, बताएं जरा। ये भी बच्चों लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। कोई बच्चा कहे कि क्या हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों वो मैट्रिक्स होता है, जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल एंट्रीज के ऊपर और नीचे बाकी सारी एंट्री जीरो हो, सिर्फ मेन डायगोनल वाली एंट्री जो है वो नॉन जीरो, उसमें कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो, उसके अलावा मेन डायगोनल के ऊपर नीचे सारी बाकी एंट्रीज क्या हो? जीरो। तो ये जीरो होता तो फिर हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते। तो ये भी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स है, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या है? जीरो।
ये बच्चों स्केलर मैट्रिक्स है, जैसे ये मैंने कहा ना, ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये चेक करने के, ट्रांसपोज लेने के बाद ये चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो पहले ट्रांसपोज लेना है हर मैट्रिक्स का, इसका ट्रांसपोज लें। स्टूडेंट्स, जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम बना देता है या कॉलम्स को रोज बना देता है। मैट्रिक्स ए की जो रोज या मैट्रिक्स ए के जो कॉलम होंगे उनको वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज ये बन गया, ये रो थी ये कॉलम बन गया, ये रो थी ये कॉलम बन गया, ये रो थी ये कॉलम बन गया। स्टूडेंट्स, एक और बात बताता चलूं, ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यहाँ पे देखें तो इसका ऑर्डर है 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 2 क्रॉस 3 बन जाएगा। एक और बात भी बच्चों बताता चलूं, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है, ये बड़ी अहम बात है। ये आपकी बुक में साइड पे जो ऐसे की स्टेप बने होते हैं ना बॉक्स के अंदर, ये उनमें पड़ा हुआ है ये बात या ये नोट, गौर करना बात को। जब भी हम किसी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर किसी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ट्रांसपोज की ये एक प्रॉपर्टी है कि एक तो ये ऑर्डर को रिवर्स कर देता है, दूसरी ट्रांसपोज की ये भी प्रॉपर्टी है कि किसी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, और किसी अपर ट्राइंगुलर का ट्रांसपोज लें तो वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ट्रांसपोज हमने ले लिया, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद ये वापस वो ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं बना। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स बनता तो फिर हम कहते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। स्टूडेंट, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की, वो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स पर वैलिड होती है। ये तो वैसे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज तो लिया जा सकता है, लेकिन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने का इसका कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बुनियादी शर्त मैट्रिक्स की क्या है, मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी। बहरहाल जस्ट इसका ट्रांसपोज लें, ये बन गया। एक और बात भी यहां से आपको पता चल गया, क्या सोचें, किसी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, और किसी कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो रो मैट्रिक्स बन जाएगा। मेरे लास्ट लेक्चर में देखे ना, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ये देखो ना, ये कॉलम मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो ये फिर रो मैट्रिक्स बन जाएगा। ये रो मैट्रिक्स है, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। ये मैट्रिक्स है, इसका जस्ट, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक तो इसके होने का चांस कोई नहीं है, जस्ट इसका ट्रांसपोज ही बनाएंगे। अब इसका ट्रांसपोज लिया, ये चीज बन गई, बट ये वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं है। स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होने का चांस तभी है कि एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल अगर सेम हो तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो, जो यहाँ पे सीन है इसमें, और डायगोनल एंट्रीज इटसेल्फ 0 हो, ये दो बातें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हो, तो वो मैट्रिक्स जरूर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये मेरे पास स्पेस नीचे खत्म हो गई है, तो ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है। आप इसका पहले लोगे ट्रांसपोज, इसको डी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लो, फिर ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस बाहर, अंदर से कॉमन लो, बाहर माइनस लिखो, दोबारा यही ओरिजिनल मैट्रिक्स बनेगा। यानी बच्चों ये देख लेना, ये डी ट्रांसपोज माइनस डी बनेगा, तो बाद में हम कहेंगे सो डी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाकी पार्ट्स भी देखें स्टूडेंट्स। पार्ट ई जो है इसका जस्ट ट्रांसपोज लेना है, लेकिन ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। आपने कहना है इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या
स्क्यू सिमेट्रिक हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी जब बात होगी तो हम कहेंगे इट इज़ नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। सिमिलरली एफ पार्ट में भी यही सीन है, इसका जस्ट ट्रांसपोज लें और आगे कहें इट इज़ नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ये तीन पार्ट्स जो हैं मैंने जस्ट बोल दिए, आपने खुद इनको कर लेना है। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज खत्म है।